हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 3 टेररिज्म का। ये हमारा लास्ट पार्ट है। टेररिज्म टॉपिक इसके बाद फिनिश हो जाएगा। पार्ट 2 में हमने जो डिस्कशन किया था वो एक तो थ्रेट्स डिस्कस करे थे कि इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट जो होते हैं उससे कंट्री को क्या थ्रेट्स हैं या क्या रीजंस भी हैं उसके थ्रेट्स के। वो थोड़ा थोड़ा सा मैंने आपको बताया था। देन मैंने आपको यहाँ पर ये भी डिस्कस किया था कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेडिकलाइजेशन को कॉज भी करते हैं, और रेडिकलाइजेशन क्या होता है या उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या रीजंस हो जाते हैं उसके, ये सब भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की हम वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे? आज की हम वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है, टेररिज्म को डील करने के लिए लेजिस्लेटिव मीजर्स क्या क्या लिए गए हैं, गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या लेजिस्लेशन में एक्ट बनाए गए हैं टेररिज्म के लिए, वो देखेंगे। एंटी टेररिस्ट एजेंसीज़ के इवैल्यूएट करेंगे हम कि किस तरह का उनका रोल रहा है, कैसा उनका काम रहा है, और कौन कौन से प्रॉस्पेक्ट्स हैं जिस पे वो डील करते हैं। इश्यूज़ क्या हैं फिर एंटी टेररिस्ट लेजिस्लेचर्स के साथ, ऐसे क्या इश्यूज़ हैं जो इनको थोड़ा सा आज भी वीक बनाता है इंस्टीट्यूट्स को, या उसमें क्या चेंजेस हो सकते हैं। और फिर इंटेलिजेंस एजेंसीज हमारी जो है उसका फेलियर का कारण क्या है। अगर हम फेल करते हैं और टेररिज्म के ये इंसिडेंसेस बार बार अगर हो रहे हैं तो फिर उसका कारण क्या है, क्या क्या एक रीज़न है जिसकी वजह से हमारी एजेंसीज फेल कर जाती हैं। और फिर एक एआरसी जो रिकमेंडेशंस देती है, उसकी जो सेकंड एआरसी रिकमेंडेशंस रिपोर्ट है, उसमें काउंटर करने की बात करेंगे कि टेररिज्म को काउंटर कैसे करना है। ये आपको जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट आती है इसको आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से अपने आंसर में ज़रूर कोट करना चाहिए। ये कंक्लूजन में आप कोट कर सकते हैं अपने कि भाई इस तरीके की कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो उसमें क्या करना चाहिए, हमें उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारा ओवरऑल हमारा आज का डिस्कशन रहेगा और हम इस टॉपिक को फिनिश करेंगे। इसके रिगार्डिंग दो सब टॉपिक्स थे जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लोन वुल्फ अटैक्स और दूसरा बायो टेररिज्म। ठीक है, तो बायो टेररिज्म हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये शुरू करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले हम इसको डिवाइड कर लेते हैं दो पार्ट में। पहला पार्ट है कि जो हमारा 26/11 का मुंबई में ताज पर जो अटैक हुए, उससे पहले हमारी एजेंसीज किस तरह से काम करती थी एंड उसके बाद क्या चेंजेस हुए। तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। टेररिज्म को डील करना है, हमारा इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए। वो एक बहुत बड़ा इवेंट था 26/11 का 2008 में, और इस इवेंट ने चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल दी। तो इससे पहले क्या था, इससे पहले हमारी एजेंसीज बहुत लिमिटेड थी, नंबर ऑफ़ एजेंसीज नहीं हुआ करती थी। एक इंटेलिजेंस ब्यूरो नाम की एजेंसी थी जो हर तरीके का रोल प्ले करती थी और कोऑर्डिनेट करती थी स्टेट पुलिस के साथ। तो ये मिलकर के कोऑर्डिनेट करते थे अपना काम, जो भी एक्ट हो रहा है, जो भी इंसिडेंसेस हो रहे हैं टेररिज्म के। अब जब 26/11 का अटैक होता है तो स्टेट की पुलिस ऑफिशियल्स और इंटेलिजेंस ब्यूरो मिलकर के इस एक्ट को या इस इंसिडेंट्स को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। बहुत ज़्यादा इनको अप्रिशिएट भी किया गया क्योंकि इनकी बहादुरी की वजह से ही एक जो इम्पैक्ट था उस इंसिडेंट्स का वो फैला नहीं पूरे शहर में। और उसका बहुत अफसोस भी है कि कहीं ना कहीं हमारा भी कुछ लॉस हुआ है, बहुत फैटेलिटीज़ भी हुई थी इसमें। बट एक चीज़ जो सामने निकल के आई वो था कि कुछ इंस्टीट्यूशनल वीकनेस है जिसकी वजह से हम इमीडिएटली उस प्रॉब्लम को टैकल नहीं कर पाए। तो क्या होता है कि जब भी कोई ऐसा बड़ा इंसिडेंस होता है तो हमें रियलाइज़ होता है कि हमारी क्या कमियां हैं जो हमें ऑलरेडी पहले से पता होनी चाहिए या हमें एटलीस्ट एसेस कर लेना चाहिए, वहाँ हम थोड़ा चूक गए। अब इसके बाद क्या होता है कि जब ऐसा इंसिडेंस हो जाता है तो गवर्नमेंट थोड़ा सा जो है और भी ज़्यादा अलर्ट हो जाती है और नई एजेंसीज़ की बात करती है कि अब और भी ज़्यादा विजिलेंट एजेंसीज़ हमें चाहिए। तो ये मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करूँगा। एक यहाँ पर पॉइंट है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, जिसे हम बोलते हैं कमांडो फोर्सेस या कमांडो फोर्सेस। ऐसी फोर्सेस क्यों होती हैं? जैसे कि क्या हुआ कि इंदिरा गांधी जी जो हमारी पीएम रही थी, इंदिरा गांधी जी, उनकी आपको पता है किस तरह से असैसिनेशन उनका हुआ था। तो जब ऐसा हुआ था तो वो भी अपने आप में एक एक्ट ऑफ टेररिज्म ही है। तो ऐसे एक्ट को, इस तरह से एक्ट को काउंटर करने के लिए फिर एक एजेंसी बनाई गई, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स। और इस तरीके का एनएसजी क्या करते हैं, हाईली ट्रेंड होते हैं, बहुत ही ज़्यादा रिस्क ऑपरेशंस में काम करते हैं। हाईजैकिंग वगैरह के केसेस आते हैं तब एनएसजी कमांडोज ही भेजे जाते हैं, तब वहाँ पर स्टेट पुलिस काम नहीं करती। तो ये हमारे पास ऑलरेडी बन गई थी, ये आपको 80s के बाद बन गई, मिड 80s के बाद। और ये एजेंसी हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो पुरानी है। लेकिन अब 26/11 के अटैक के बाद क्या होता है, कोऑर्डिनेशन और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट और स्पेसिफिक चाहिए। इसके लिए कुछ नए इंस्टीट्यूशंस अब बनते हैं, जैसे कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA।
NIA क्या है, इसकी क्या डिटेलिंग है वो हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट नेट ग्रिड। नेट ग्रिड, तो नेट ग्रिड क्या है कि नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, ठीक है, ये भी मैं आपको आगे समझाऊंगा। ये एक अलग तरीके का एक कोऑर्डिनेशन निकल के आया इंटेलिजेंस एजेंसीज के बीच में, इस तरीके का इंस्टीट्यूशन बनाया गया। और देन थर्ड इज़ MAC। MAC इज़ मल्टी एजेंसी सेंटर, मल्टी एजेंसी सेंटर। और एक NCTC, दिस इज़ नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर, नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर। तो इस तरीके के मैंने अभी आपको 4 नाम बताए हैं। एग्जाम में चारों नाम लिख के आने ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ एटलीस्ट 2 नाम तो कोट कर ही देना। तो इस तरीके के नए इंस्टीट्यूट्स बनते हैं और उनके बीच का कोऑर्डिनेशन जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना चाहिए, फ्लॉलेस होना चाहिए, उसकी एक उम्मीद होती है। तो अब ये नए इंस्टीट्यूशंस क्या हैं इसके बारे में बताता हूँ थोड़ा सा आपको। नेट ग्रिड क्या है, सबसे पहला नेट ग्रिड। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि कुछ वीकनेसेस निकल के आई थी जो इंटेलिजेंस गैदरिंग में थी, उसकी वजह से एक ये नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड बनाया गया। इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है कि कलेक्ट करे कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन और पैटर्न इंटेलिजेंस उस रिस्पेक्ट में अपनी शो करे और किसी भी घटना को होने से पहले ही उसको रोकने की एक प्रिडिक्शन कर सके। देखो क्या, इन्फॉर्मेशन हमारे सामने होती है लेकिन हम उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाते, उसको एनालाइज नहीं कर पाते। जैसे कि अगर नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड हमारे पास है तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ा और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में अपने मीजर्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे और ऐसी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर पाएंगे उन जगहों से जहां हम अब तक नहीं करते आ रहे थे। जैसे कि गवर्नमेंट के डाटाबेस, अब किसी का बैंक अकाउंट है, उसमें कोई इलीगल ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं बहुत ही हैवी, तो हम वहाँ पर ट्रैक करेंगे उन लोगों को। क्रेडिट कार्ड की पेमेंट बहुत हैवी होती हैं कहीं और इलीगल तरीके से किस जगह किस लोकेशन पर वो पेमेंट्स हो रही हैं वहाँ देख सकते हैं। वीज़ा, कौन आदमी किस नंबर पे किस वीज़ा के उस पर पासपोर्ट पर चल रहा है। इमिग्रेशन जिन लोगों का हो रहा है उसमें किस तारीख में कौन लोग कंट्री में एंटर करे, उसकी लिस्ट, उसकी एनालिसिस करना। एयर ट्रैवल जो लोग कर रहे हैं या ट्रेन ट्रैवलिंग जो कर रहे हैं, इन चीज़ों का भी एक ये सब इन्फॉर्मेशन ही तो है, ये डाटा ही तो है। इस डाटा की अगर एनालिसिस करी जाए प्रॉपर तो हम बहुत सी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को रिलेट कर सकते हैं किसी केस के दौरान और उसको लिंक करने के बाद किसी एक्टिविटी का होने से पहले ही रोक सकते हैं। यही काम है इंटेलिजेंस का। और ये इंटेलिजेंस क्या करेगी, ये नेशनल ग्रिड इंटेलिजेंस क्या करेगी कि 11 एजेंसीज़ के साथ, कौन सी एजेंसीज़, सेंट्रल एजेंसीज़ के साथ ये इन्फॉर्मेशन फिर क्या होगी, शेयर हो जाएगी। क्यों कर रहे हैं हम शेयर? ऐसी इन्फॉर्मेशन को हम इसलिए शेयर कर रहे हैं ताकि ये सारी एजेंसीज एक साथ एक डायरेक्शन में एक टॉपिक पर काम करें। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि भाई ये जो डिफरेंट, अब 11 एजेंसी कौन सी हैं ये आपको याद रखने की इतनी टेंशन नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि डिफरेंट जो सेंट्रल एजेंसीज हैं वो सारी सेंट्रल एजेंसीज अगर उनके सबके पास इन्फॉर्मेशन होगी, जो पीसीज होंगे वो पीसेस जुड़ पाएंगे और एक पूरी पिक्चर, पूरी इमेज क्लियर हो पाएगी कि एग्जैक्टली कहाँ क्या घटना होने वाली है। नहीं तो क्या होगा, एक एजेंसी अकेले काम कर रही है, उसके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, दूसरी एजेंसी कुछ काम कर रही है, उसके पास इन्फॉर्मेशन, अगर ये शेयरिंग ही नहीं करेंगे आपस में तो फिर कंप्लीट पिक्चर नहीं मिल पाएगी। अब इसमें क्या है कि इसका अब तुम एडवांटेज लिखोगे तो डिसएडवांटेज तो बताना ही पड़ेगा। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि भाई बोला जा रहा है कि ये वॉयलेट करता है वही सिंपल प्राइवेसी, है ना, फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच कर रहा है किसी भी इंडिविजुअल के, ह्यूमन राइट्स को भी कहीं ना कहीं ब्रीच कर सकता है। कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन पर्सन की जो है क्या हो सकती है, लीक हो सकती है। तो प्राइवेसी एंड लीकेज, ये 2 वर्ड आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो कि भाई नेशनल ग्रिड इंटेलिजेंस ये काम कर रही है। चलो, अब वैसे इसमें अगर एक बात और बताऊं मैं, तो एक बात ये भी है कि यहाँ पर सर ने लिखा सेंट्रल एजेंसीज़, तो अभी भी यहाँ पर स्टेट एजेंसीज़ या स्टेट पुलिस के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं हो रही है। तो जब यहाँ पर शेयरिंग नहीं हो रही है तो ये जो ताज का एक जो इवेंट हुआ, यहाँ पर सबसे पहले जो एक्शन में आएगी, जो कन्फ्रंट करेगी, वो तो स्टेट पुलिस ही होगी, लोकल पुलिस ही होगी किसी भी इवेंट के दौरान। तो ये वीकनेस तो अभी भी रहेगी ना यहाँ पर, क्योंकि एजेंसीज जो सेंट्रल हैं उनके पास इन्फॉर्मेशन है बट स्टेट पुलिस का क्या या स्टेट एजेंसीज का क्या, तो ये एक लिमिटेशन हो सकती है। बट अगेन बेटर देन व्हाट वी हैड। देन नेक्स्ट इज मल्टी एजेंसी सेंटर, MAC। मल्टी एजेंसी सेंटर क्या है कि 2001 में बनाई गई। इसमें कारगिल रिव्यू कमेटी थी जिसने ये रिकमेंडेशन किया था कि कारगिल का जो इंट्रूजन हुआ, जो इन्फिल्ट्रेशन होता है, उसके बाद इतना बड़ा एक वॉर हो जाता है 1999 का, तो कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए, मैकेनिज्म होना चाहिए कि इस इन्फिल्ट्रेशन को रोका जा सके और इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी को बूस्ट किया जा सके। तो वहाँ पर बनती है कि मल्टी एजेंसी सेंटर, ये एक तरीके का काउंटर करता है टेररिज्म को, जिसकी मैंडेट ये है कि शेयर करे टेररिज्म रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जो भी इंटेलिजेंस इनपुट्स आ रहे हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन आ रहा है उसको शेयर करे
और वो उसको इस तरह से शेयर करे कि जो भी डे टू डे बेसिस में इंटेलिजेंस गैदर हो रही है उसका एक इनपुट क्रिएट करके आउटपुट निकाला जाए, एनालिसिस करी जाए। ठीक है, इट वॉज क्रिएटेड इन दिल्ली, दिल्ली में इसको क्रिएट किया गया था। और फिर अलग अलग जगह फिर क्या हुआ है कि इस एजेंसीज के छोटे छोटे अपने अब वो बन गए हैं, सेगमेंट्स बन गए हैं। ठीक है, अब जब 26/11 का अटैक हुआ तो इस एजेंसी में क्या हुआ, कुछ चेंजेस हुए, और चेंजेस इस तरह से हुए कि अब जो भी इंफॉर्मेशन ये गैदर करते हैं वो पुलिस के साथ, वो अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस, जो बॉर्डर की सिक्योरिटी फोर्सेस है उनके साथ, डिफेंस, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के साथ भी क्या हो रहे हैं, एजेंसीज के साथ वो शेयर कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन को। अब फाइनेंशियल इसलिए क्योंकि अगर कोई भी आर्म्स की डील हो रही है या ड्रग्स की डीलिंग हो रही है तो ये तो इलिसिट मनी है ना, ये मनी किस तरह से रोल कर रहा है, मूव कर रहा है, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इसको ट्रैक कर लेंगे। ठीक है, तो ये एक दूसरी एजेंसी हो जाती है। और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो हमारे हो गए NSG, ये नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो कमांडो फोर्सेस हैं, पहले ये मनेसर में एरिया में थी, रीजन में, लेकिन फिर क्या डिसीजन हुआ कि भाई ये तो रिस्पांस जो चाहिए इनका NSG का, ये बहुत ही क्विक चाहिए और थ्रू आउट द इंडिया इनका लोकेशंस होनी चाहिए। तो एक लोकेशन कोलकाता में बनाई गई, एक लोकेशन चेन्नई में, एक लोकेशन मुंबई में और एक लोकेशन यहाँ हैदराबाद में। ठीक है, तो ये 4 लोकेशंस हैं जो जहाँ जहाँ ऐड हो जाती हैं, और भी ज़्यादा NSG ग्रुप्स की अब छोटी छोटी टुकड़ों को यहाँ पर रखा जाता है। इसका रीज़न यही है कि भाई स्टेशन किया जाए इन कमांडोज़ को डिफरेंट लोकेशन पर, ताकि जो रिस्पॉन्स टाइम है वो मिनिमाइज़ हो सके। क्लियर। और सिक्योरिंग फोर कॉर्नर्स, इस सिक्योरिंग 4 कॉर्नर्स का मतलब ही ये है कि जो भी हमारे कॉर्नर्स हैं अपने, जो भी एक ये वाला कॉर्नर, एक ये कॉर्नर, एक ये कॉर्नर, और एक अपना जो मानेसर में हो गया इनका दिल्ली के पास, तो वहाँ पे अपने इन कॉर्नर्स को क्या किया जाए, क्राइसिस सिचुएशन में हम इसको कहीं ना कहीं काउंटर करने की एबिलिटी रखें जो भी ऐसा एक इंसिडेंस होता है। तो अब नेक्स्ट आता है भाई, सिर्फ सिक्योरिटी हमें, ऐसा तो है नहीं कि बॉर्डर एरियाज़ पे ही हो रही है, पाकिस्तान की तरफ से ही लड़ाई होती है या चाइना की तरफ से ही हो रही है। जब ये 26/11 का अटैक होता है तो पता चलता है कि समुद्र के रास्ते से भी ये लोग आ सकते हैं, और मुंबई जैसे शहर में अटैक हो जाएगा ये तो सोचा ही नहीं था। मतलब कहीं पंजाब में, राजस्थान में या इधर ऊपर जम्मू कश्मीर में एक इंसिडेंस होता तो समझ में आता, बट जब इंडिया में मुंबई में जब अटैक होता है वो भी समुद्र के रास्ते से, तो कोस्टल सिक्योरिटी का बात सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसकी रिवैम्पिंग होनी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर हमारी कमी रही कि हम इसको ट्रैक नहीं कर पाए। लोग अंदर घुसते चले गए हथियार के साथ और हम उनको पकड़ नहीं पाए। कोस्टल सिक्योरिटी जो आपका एक इशू है, पायरेसी, ये हम अलग से सेपरेट वीडियो इसके ऊपर डील करेंगे। और एक टॉपिक आपका जो हो गया कि अंडमान एंड निकोबार जो हमारे आइलैंड्स हैं, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है या क्या चैलेंजेस है, ये भी हम एक सेपरेट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अभी हम जनरल देख लेते हैं कि कोस्टल सिक्योरिटी को किस तरह से रिवैम्पिंग करी गई। तो यहाँ पर क्या है कि अब बेसिक सी बात है कि इंडिया का जो कोस्ट लाइन है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और कोस्ट गार्ड्स का यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोल हो जाता है। वैसे तो ओवरऑल जो मेरीन सिक्योरिटी होती है वो इंडियन नेवी के हाथ में। देन कोस्टल सिक्योरिटी स्कीम, किस तरीके की स्कीम चली जाती है, इस तरीके की स्कीम चलाई जाती है कि जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है कोस्टल पुलिस स्टेशंस का, कोई भी कहीं पुलिस स्टेशंस बनवाने हैं, कहीं कोई चेक पोस्ट बनवानी है, कोई आउटपोस्ट डेवलप करनी है, तो इस सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ा दिया जाए। तो ये स्कीम कुछ इस तरीके की है कि अगर हम इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज़ कर देंगे तो हम कोस्टल पेट्रोलिंग भी अपनी इंक्रीज़ कर पाएंगे। हमारे जो कोस्ट गार्ड्स हैं उनको भी थोड़ा सा सहूलियत रहेगी, थोड़ा सा उनको एक वो मिलेगा कि उनको सपोर्ट मिलेगा, और हमारे जो कोस्टल गार्ड है ये भी क्या हो जाता है एट द एंड बेटर हो जाता है। तो पेट्रोलिंग के रिस्पेक्ट में क्या है कि आपको ये पता होने चाहिए कि जैसे ये लैंड है, यहाँ पर क्या आ गया आपका आइलैंड आ गया या सी शोर आ गया, उसके बाद फिर सी शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे जो 12 नॉटिकल माइल्स हैं, 12 नॉटिकल माइल्स यहाँ तक किसका रोल रहेगा भाई, मेरीन पुलिस का रोल रहेगा। ठीक है, और इंडियन कोस्ट गार्ड, जितने जो हमारे कोस्ट गार्ड जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो 12 नॉटिकल माइल से लेके 200 नॉटिकल माइल्स तक उनका रोल रहेगा। और जब 200 नॉटिकल माइल्स के बियॉन्ड हम चले जाएंगे तब हमारी इंडियन नेवी का रोल रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से होता है। ये मैं आपको जब पायरेसी पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे भी मैं इस चीज़ को थोड़ा अच्छे से दिखाऊंगा आपको, लेकिन इस तरह से बाइफर्केशन होता है। तो पेट्रोलिंग क्या है कि हमें इंक्रीज़ करनी है, बूस्ट करनी है। अगर हम अपनी पेट्रोलिंग अच्छी रखेंगे, जो भी लोकल फिशरमैन हैं उनकी मदद लें, कहाँ तक कैसे है, कौन लोग जान पहचान के हैं, कौन लोग जान पहचान के नहीं हैं, इन चीज़ों का अगर हम ध्यान रखें तो हम अगेन इन टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। कॉन्स्टेंट एनालिसिस करें हम। कॉन्स्टेंट एनालिसिस किस तरीके की कि कौन से ऐसे वल्नरेबल गैप एरियाज़ हैं
जहाँ से किसी भी तरीके का इन्फिल्ट्रेशन हो सकता है। हमें उन जगहों को क्या करना है, और भी ज़्यादा अच्छे से गार्ड करना है। अब ये क्या है कि हम जब बात करते हैं कि बॉर्डर एरियाज़ की, तो बॉर्डर हमारा कैसा है, पोरस बॉर्डर एरिया है। तो वहाँ हम बात करते हैं भाई टेक्नोलॉजी का सहारा लो, कैमरा लगाओ, सैटेलाइट्स का सहारा लो, उनको उनसे विजिलेंस रखो, थर्मल इमेजिंग करो। अब ये चीज़ आप चलो बॉर्डर एरियाज़ पे कर रहे हो, पर आपको ये सी एरिया में भी, जहाँ पर आपका बॉर्डर आता है समुद्र वाला, वहाँ पे भी करना चाहिए। स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस, जो भी प्रोसेस हमारा है उसको हम क्या करें, थोड़ा सा एफिशिएंटली और अच्छे से उसको डिज़ाइन करें। जैसे कि आपकी मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग है, या रोड एंड हाईवे जो आपका जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है, ये क्या करते हैं, कोई भी वेसल आएगी उसका रजिस्ट्रेशन करेंगे। ऑब्वियसली बात है, रजिस्ट्रेशन आपको पता है कि भाई क्या आदमी का नाम है, कहाँ रहने वाला है, क्या नंबर है, चिप कार्ड होना चाहिए उसमें एक रीडिंग के लिए, और इसका फेक भी नहीं हो पाई। इसकी भी जो मेजर्स रहेंगे सिक्योरिटी के, वो अलग बात है। अब ये वेसल्स क्या होते हैं, दो तरीके से होते हैं भाई। एक तो वेसल है कि फ़िशिंग के पर्पज़ के लिए हो रहा है, और दूसरा हो गया आपका नॉन फिशिंग के लिए। तो इनका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो बहुत स्ट्रिक्ट हो, उसका जो प्रोसेस है वो प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा क्लीन हो, ट्रांसपेरेंट हो। मतलब यहाँ करप्शन के चांसेस ना हो, ताकि कोई इस तरीके की फ़िशिंग इंडिया के नाम पर रजिस्टर कर करके अटैक ना कर दे। ऐसे प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन करने की बहुत ज़रूरत है। और हम आईडी कार्ड भी इशू करें, जो भी फिशरमैन हैं लोकल एरिया में, कोस्टल विलेज एरियाज़ में, जो भी विलेजेस हैं वहाँ जो लोग रहते हैं, उनको आईडी कार्ड भी दिया जाए। मतलब उनकी एक पहचान हो कि भाई ये तुम यहाँ के रहने वाले हो और तुम लोकल फिशरमैन हो, ताकि उनके साथ मिक्सअप होकर के इन्फिल्ट्रेशन के बाद लोग क्या करें, अटैक वगैरह नहीं कर पाएँ, और सब एक दूसरे को जाने। और यहाँ पर पीयर एक एनालिसिस भी हो कि भाई आपस में लोगों का भी कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा हो कि कोई बाहर से आदमी दिखता है तो उसको रिपोर्ट किया जाए कि ये आदमी बाहर से आया है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा ओवरऑल टॉपिक है। नेक्स्ट देखते हैं लेजिस्लेटिव मेजर्स क्या क्या हैं जो टेररिज्म की प्रॉब्लम को डील करने के लिए लेजिस्लेशन में एक्ट बनाए गए हैं। जब भी टेररिज्म की बात करोगे और उसमें अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। UAPA एक्ट ऑफ 1967 ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक्ट है। इसको हम ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में पहले भी हम वीडियोस में देख चुके हैं। थोड़ा सा और डिटेलिंग में इसके बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पर 2019 में क्या किया गया, ये अमेंड किया गया था। तो अब गवर्नमेंट अपने लेवल पर लोकसभा शो में या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से एक इस तरीके का स्टेटमेंट निकालती है कि जब से अमेंडमेंट्स हुए हैं 72% इंक्रीज़ हो गया है लोगों का अरेस्ट होना एंटी टेरर लॉ में UAPA के तहत 2019 से अगर हम देखें इन कंपैरिजन टू 2015, तो 72% इंक्रीज़ होने लगे हैं अरेस्ट। अब ये तो एक इस तरीके की न्यूज़ हो गई। तो अब आपको बताते हैं कि सिग्निफिकेंट डायमेंशंस क्या है UAPA की। अगर हम एम की बात करें तो एम तो सबको पता है कि भाई प्रिवेंशन करना है कि किसी भी तरीके का टेररिस्ट एक्ट नहीं हो सके और टेररिस्ट एक्टिविटी मैटर्स को हम क्या कर सकें, डील कर सकें। इसके अलावा अनलॉफुल एक्टिविटी को क्या करता है, ये एक्ट डिफाइन करता है। कैसे डिफाइन करता है कि कोई भी एक्शन जो किसी इंडिविजुअल ने लिया हो या फिर किसी एसोसिएशन ने किया हो, किसी भी तरीके का एक्ट जो इंडिविजुअल ने लिया हो या किसी एसोसिएशन ने लिया हो, जिससे इंडिया की टेरिटरी क्या होती है, अलग हो जाती है ना, सेसेशन हो जाता है उसका, और इंडिया की सोवेरेनिटी पे बात आ जाती है, जिसकी वजह से इंडिया की इंटेग्रिटी डिसरप्ट होती है। तो ये इसकी प्रॉपर पूरी डेफिनेशन है कि अनलॉफुल एक्टिविटी को किस तरह से डिफाइन करा गया और सब कुछ आ गया इसके अंदर। इसमें एक अपील मैकेनिज़्म भी होता है। अपील मैकेनिज़्म ऐसा होता है कि अगर किसी एसोसिएशन को या इंडिविजुअल को बैन लगाया गया है तो वो अपील कर सकता है कि भाई मेरे पर ये बैन क्यों लगाया गया है, इसको रिव्यू किया जाए। ये एक अच्छी बात है वैसे। वास्ट कवरेज मतलब इसमें सिर्फ ये नहीं है कि इंडियन नेशनल्स ही आएंगे, इंडियन नेशनल के साथ साथ यहाँ पर फॉरेन नेशनल्स के ऊपर भी हम UAPA एक्ट लगा सकते हैं। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है भाई, कोई दूसरी कंट्री से आके हमारी कंट्री में क्या करता है, रहता है और कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी करता है तो फिर तुम उसको टेररिस्ट घोषित करोगे ना, ज़रूरी थोड़ा ना है कि वो इंडियन नेशनल ही हो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन इसमें अगली सिग्निफिकेंट डायमेंशन ये है कि क्राइटेरिया क्या है, ऑन व्हाट बेसिस किसी को हम टेररिस्ट घोषित कर सकते हैं। तो भाई या तो वो किसी एक्ट में पकड़ा जाए कि टेररिज्म का एक्ट कर रहा था, पकड़ा गया, या उस एक्ट की प्रिपरेशन कर रहा था तब उसको पकड़ा जाए,
प्रमोट करते हुए पकड़ा जाए कि वो टेररिज्म को क्या कर रहा है, उसकी इंटेंशन है टेररिज्म को प्रमोट करना, ठीक है। इस तरीके की जब चीज़ें होंगी तो गवर्नमेंट को बिल्कुल एक इलिसिट पावर मिल जाती है, एकदम एक्सट्रीम पावर, कि भाई वो किसी भी एसोसिएशन को या इंडिविजुअल को क्या लगा दे, बैन लगा दे। क्लियर। देन आ गया भाई फॉरेन लैंड, जैसे कि इंडिया की लैंड पर अगर कोई एक्टिविटी होती है और उसे टेररिस्ट एक्टिविटी बता करके हम UAPA लगाते हैं, तो ऐसे ही फॉरेन लैंड पे भी कहीं अगर इस तरीके की एक्टिविटी होती है और इंडिया इम्पैक्टेड होता है कैसे भी, अब भाई इंडिया की किसी MNC पर अटैक हो जाता है और वो किसी और कंट्री में है, तब भी UAPA लगाया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये कुछ इस तरीके के स्टेटमेंट पूछ ले जाते हैं। ड्यूअल इन्वेस्टिगेशन, एक तो इन्वेस्टिगेशन करेगी स्टेट पुलिस और दूसरी इन्वेस्टिगेशन करेगी नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, ठीक है। तो ये दोनों ही एजेंसीज क्या करेंगी, दोनों ही स्टेट पुलिस और एजेंसीज क्या करेंगी, ये इन्वेस्टिगेशन कर सकती हैं। ड्यूअल इन्वेस्टिगेशन होता है इसमें। और डिक्लेरेशन ऑफ टेररिस्ट, किसी इंडिविजुअल को क्या कर सकते हैं, एक पर्सन को भी या ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट घोषित करा जा सकता है। तो इसमें आपको पता है मसूद अजहर जो यहाँ पर चीफ है जैश ए मोहम्मद का, या हाफिज़ सईद, लश्कर तैयबा इनके मेंबर हो गए, इन सबको क्या किया गया है, डेजिग्नेट किया गया है टेररिस्ट। अब सिग्निफिकेंस क्या है कि एक इंडिविजुअल को भी हम क्या कर सकते हैं, टेररिस्ट घोषित कर सकते हैं। अच्छी बात है ना, क्योंकि मान लो वो एक्स नाम की ऑर्गेनाइजेशन के कंपैरिजन में अंदर आकर के क्या करता है, टेरर एक्टिविटी करता है। फिर आप कहते हो कि भाई हमने तो इसको बैन लगा दिया है, एसोसिएशन अब पूरे इंडिया बैन है। ये कहेगा कोई बात नहीं, मैं एक वाई नाम की एसोसिएशन बनाता हूँ और अब मैं टेररिस्ट एक्टिविटी करता हूँ। इंडिविजुअल तो सेम ही है, तो अल्टीमेटली अगर हम उस इंडिविजुअल को ही टेररिस्ट घोषित कर देंगे तो फिर वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वो टेररिस्ट है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। रिडक्शन इन द टाइम प्रोसेस, जब भी कोई इस तरीके का एक्ट लगाया जाएगा तो वहाँ पे जो टाइम ड्यूरेशन है, एक्शन जो है वो बहुत ही इमीडिएट होगा। कैसे इमीडिएट एक्शन की बात हो रही है यहाँ पर कि भाई किसी की इंडिविजुअल को जैसे ही टेररिस्ट घोषित किया गया, उसकी प्रॉपर्टी सीज हो जाएगी, उसके बैंक अकाउंट सीज हो जाएंगे, उसका पासपोर्ट रद्द कर दिया जाएगा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो ये टाइम प्रोसेस को बहुत कम कर देता है। इसके अलावा नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग जो एजेंसी है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसका अगर एक ऑफिसर रैंक का इंडिविजुअल एक इन्वेस्टिगेशन कर रहा है तो फिर पहले क्या होता था ना कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस DGP से क्या लेनी पड़ती थी, परमिशन लेनी पड़ती थी। अब ये तो सेंट्रल लेवल पे काम कर रहा है और मान लो स्टेट कोई XYZ स्टेट आती है, लेट से पंजाब स्टेट आती है और वहाँ पर टेररिस्ट है और उसको फिर पकड़ना है या उस पर ये एक्ट लगाना है, तो फिर DGP क्या करेंगे, परमिशन देंगे, तब प्रॉपर्टी सीज होगी। अब देखो मैं एलिगेशन नहीं लगा रहा, लेकिन कभी कभी क्या होता है पॉलिटिशियंस का, कभी कभी पब्लिक ऑफिशियल्स का, ब्यूरोक्रेट्स का एक नेक्सस क्रिएट हो जाता है और उस नेक्सस की वजह से क्या होता है, ये टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को थोड़ा सा फ्यूलिंग अप हो जाती है इनको थोड़ा और हौसला मिल जाता है। तो ये प्रोसेस अगर कहीं डिले होता है, अब अगर ये ब्यूरोक्रेट डिले हैं तो ये एक पॉइंट हो सकता है। दूसरा, इनका कोई नेक्सस हो, वो भी डिले का कारण हो सकता है। ऐसे जब प्रॉब्लम्स होती हैं तो फिर वो आदमी निकल के भाग जाता है। उसकी ना ये प्रॉब्लम में जब हम डायरेक्टली एकदम टाइम रिड्यूस करके उस पर अटैक कर सकते थे, वो हम नहीं कर पाते। तो अब ऐसा हुआ इस लॉ में कि NIA का ऑफिसर को ज़रूरत नहीं है DGP के साथ परमिशन लेने की, वो डायरेक्टर जनरल ऑफ NIA उससे डायरेक्ट परमिशन ले और प्रॉपर्टी सीज कर दे, UAPA एक्ट इंडिविजुअल पे लगा दे। ये एक फास्ट प्रोसेस है इन कंपैरिजन की स्टेट पुलिस के DGP से परमिशन लिए जाए। देन लोन वुल्फ अटैक्स, अगर इस तरीके के अटैक्स होते हैं तो वहाँ तो इंडिविजुअल ही है, वो तो किसी ऑर्गेनाइजेशन से लिंक नहीं है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया है, तब तो UAPA का एक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर मैंशनड हैं, ये ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किए जा चुके हैं। एलिमिनेट टेररिज्म, तो इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा कि भाई एलिमिनेशन ऑफ टेररिज्म हमारा रोल है, हमारा एक पर्पस है। और कोई भी मटेरियल सपोर्ट भी अगर किसी ग्रुप को हो रही है तो जब उस पर बैन लग जाएगा तो कोई मटेरियल सपोर्ट भी अगर उसको कर रहा है वो भी टेररिस्ट कैटेगरी में आ जाएगा, तो उसको वो मटेरियल सपोर्ट हम बंद कर देंगे, फंड्स बंद कर देंगे। तो इलिसिट फंडिंग होगी, एक्सप्लिसिट फंडिंग नहीं होगी ऑब्वियसली। देन जो प्रोसेस है बहुत ही स्पीड अप हो जाएगा, उसकी डिलीवरी भी बहुत स्पीड अप हो जाएगी। मैंने बता ही दिया कि ऑफिसर रैंक जो इंस्पेक्टर रैंक का एक इंडिविजुअल है और NIA का, वो भी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है UAPA के अंदर। पहले ये पावर्स हायर ऑफिशियल्स को थी, लेकिन फिर वो फ्री नहीं होते थे और क्या होता था कि इंस्पेक्टर अगर काम भी करता था तो वो आगे प्रोसेस बढ़ता नहीं था, तो ACP लेवल के अबव वाला था पहले। लेकिन अब क्या है कि अब NIA के एक ऑफिसर भी रैंक, इंस्पेक्टर रैंक का, वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसकी वजह से क्या होगा, प्रोसेस बहुत स्पीड अप हो जाएगा, केसेस बहुत जल्दी फिनिश होंगे और डिलीवरी जो होगी वो बहुत फास्ट अप हो जाएगी।
क्लियर। अब चैलेंजेस क्या है भाई, अगर एक एक्ट बनाते हो तो फिर उसके चैलेंजेस तो होंगे ही। सबसे पहला चैलेंजेस तो ये है कि इसके अंदर जो इसकी डेफिनेशन है टेररिज्म की, वो मिसिंग है। जो डेफिनेशन है वो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ की है, टेररिस्ट की डेफिनेशन मिसिंग है यहाँ पर। अब जब ये डेफिनेशन आप अनलॉफुल एक्टिविटी बोलते हो तो उसमें बोथ पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल किसी भी तरीके का एक्ट आ जाता है, देन ये डेफिनेशन बहुत ही वेग है और क्लियर नहीं है, जिसकी वजह से ऐसे लोग जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट हैं या गवर्नमेंट के खिलाफ बोलते हैं उन पर भी कुछ यूएपीए का एक्ट लगाया जा सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट को एक्सप्लिसिट पावर है ये करने की। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसके अलावा ये कॉन्ट्रडिक्ट भी करता है फंडामेंटल राइट्स को। कौन से फंडामेंटल राइट की बात हो रही है? 14 राइट टू इक्वालिटी, 19 में भी 1 जो है आपका जो 1A कौन सा वाला है? स्पीच एंड एक्सप्रेशन वाला, इसकी बात हो रही है। और तीसरा है राइट टू लाइफ। ये तीनों जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनको ब्रीच करता है। अब तुम किसी भी इंडिविजुअल को क्या करोगे, एक उसको टेररिस्ट डिक्लेयर कर दोगे तो उसके फंडामेंटल राइट्स पर बात आ सकती है। हो सकता है वो गिल्टी नहीं हो, फिर भी आप उसको क्या कर लेते हो, उसको अरेस्ट कर लेते हो इस एक्ट के तहत। ट्रांसपेरेंसी का इशू है कि भाई आप किसी भी इंडिविजुअल को 6 महीने तक डिक्लेयर ही नहीं करोगे कि उस पर टेररिस्ट का वो लगा दिया गया है। मतलब आपने क्या काम किया कि आपने किसी इंडिविजुअल को टेररिस्ट घोषित कर दिया लेकिन उसको नहीं बताया और फिर उसको मॉनिटर करते रहे, तो भाई कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी का इशू है ना। किसी भी इंडिविजुअल को अगर अरेस्ट हो रहा है या उसके अगेंस्ट कोई एक्शन लिया जा रहा है तो उसे तो इन्फॉर्मेशन दो, वो नहीं है यहाँ पर, तो ट्रांसपेरेंसी का एक इशू है। वैसे अच्छी बात यह है कि जो नए चेंजेस हुए हैं यूएपीए में, उसमें न्यूक्लियर टेररिज्म का वर्ड भी, न्यूक्लियर टेररिज्म ये वाला जो कन्वेंशन सप्रेशन ऑफ एक्ट्स ऑफ न्यूक्लियर टेररिज्म 2005 का है, इसको भी यूएपीए के अंदर डाला गया है, विच इज़ गुड थिंग। ठीक है, तो ये पिछले वाले पॉइंट में ऐड कर लेना। यहाँ पर चैलेंजेस में एक तो 3 ये चैलेंजेस हो गए। चौथा चैलेंज हो गया गवर्नमेंट हैज़ टू बी प्रोवाइडेड विद अनफेटेड पावर्स। अब किसी को भी ना आप क्या करोगे, जिससे नाराज़गी आपकी है उसको उठा करके टेररिस्ट घोषित कर दोगे। गवर्नमेंट को इतनी पावर एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में नहीं होनी चाहिए। अगर उसको वो इतनी पावर है तो वो वहाँ पर क्या है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ रूलिंग लेकर आएगा और डेमोक्रेसी क्या हो जाएगी, थोड़ा सा पीछे रह जाएगी। ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक है। बायस्ड अपील प्रोसेस। अब बायस्ड अपील प्रोसेस इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि जब आप अपील करने जाओगे तो एक रिव्यू बोर्ड बनेगा या कमेटी बनेगी और उस कमेटी के अंदर 3 मेंबर होंगे और वो मेंबर गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी। तो भाई फिर अपील का मतलब क्या है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट तुम अपील करने जा रहे हो और वहाँ पे जो आपको रिव्यू कर रहे हैं वो गवर्नमेंट के ही लोग हैं, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा क्या हो गया, बायस्ड हो गया। आर्बिट्ररी प्रोसेस है। आर्बिट्ररी प्रोसेस मतलब 180 डेज तक आप किसी भी इंडिविजुअल को विदाउट चार्ज क्या कर सकते हो, इम्प्रिजन कर सकते हो, विच इज़ अ वेरी आर्बिट्ररी प्रोसेस। क्योंकि जब तक क्या होता है कि जब तक कोई प्रूव नहीं हो जाता गिल्टी, वो इनोसेंट है। तो ये तो अपना आर्टिकल बताता है 11 कि जब यू आर इनोसेंट अंटिल यू आर प्रूवन गिल्टी। और इस पूरे प्रिंसिपल को ही यूएपीए एक्ट क्या कर देता है, वॉयलेट कर देता है, वॉयलेट दिस प्रिंसिपल। और लो कन्विक्शन रेट। अगर ये बोलते हैं कि भाई किसी आदमी को अरेस्ट किया है तो वो फिर क्रिमिनल ही था, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ देखो करीबन ऑलमोस्ट 8000 अरेस्ट होते हैं और बाद में कन्विक्शन 155, 2-3-5% से ज़्यादा कन्विक्शन रेट है ही नहीं। जब कन्विक्शन रेट ही नहीं है, कोर्ट में जाकर ये प्रूव ही नहीं हो पाता कि वो टेररिस्ट है, तो फिर देन इट पुट्स अ क्वेश्चन मार्क ऑन दीज पावर्स कि क्या कहीं मिसयूज़ तो नहीं हो रहा है। अब अगर इसके वे फॉरवर्ड में जाओगे कि भाई यूएपीए पे सेपरेट क्वेश्चन आता है और तुम्हें इसके मतलब वे फॉरवर्ड लिखने पड़ते हैं, तो फिर आपको लिखना चाहिए कि भाई हैरेसमेंट जो हो रहा है ये नहीं होना चाहिए लोगों का। पॉलिटिकल पार्टीज़ को क्या करते हैं, सिविल सोसाइटी या पॉलिटिकल पार्टीज़ पर डायरेक्ट एक्शन करती है गवर्नमेंट, और वो गवर्नमेंट उन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज़ पे लिया जाता है जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट हैं। तो इंटीग्रिटी वाला पॉइंट यहाँ पर आता है कि जो भी ऑब्जेक्टिव है इस यूएपीए का वो फुलफ़िल होना चाहिए और किसी भी तरीके का मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। फोकस होना चाहिए कुछ कोर स्टेट्स के ऊपर, मतलब जहाँ पर सबसे ज़्यादा अरेस्ट हो रहे हैं उन स्टेट्स पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए, स्पेशल अटेंशन देना चाहिए कि भाई JNK एक ऐसा एरिया है जहाँ पर ये एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं। या फिर इस तरीके का उत्तर प्रदेश में भी देखा जाता है कि राइट्स वगैरह की कंडीशन आ जाती है। नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर
वल्नरेबल आ जाता है इस कैटेगरी में, तो उन पर थोड़ा ज़्यादा फोकस होना चाहिए। कन्विक्शन रेट इंक्रीज़ होना चाहिए। अगर वो डिक्रीज़ हो रहा है मतलब ये क्वेश्चन गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो प्रूफ नहीं कर पा रही कि कोई टेररिस्ट है या नहीं है। और रिव्यू कमेटी वाला जो पॉइंट है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है वे फॉरवर्ड में कि वो न्यूट्रल होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी बायस टुवर्ड्स दी गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ही उसमें बैठेंगे तो फिर फ़ायदा क्या, है ना। और जो आर्बिट्रीनेस है इसके अंदर वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर आनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह के कुछ आप जो आपने चैलेंजेस देखे हैं उन्हीं को आप चेंज कर करके आप उसका वे फॉरवर्ड बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो आपकी एनआईए जिस एक्ट के तहत बनी है उसमें क्या देखा गया है, रिसेंटली 2019 में कुछ अमेंडमेंट्स करे गए। अब ये जो अमेंडमेंट्स थे, ये बिल था जो पास हुआ, और इसमें ऐसा बोला जाता है बिल में कि और भी ज़्यादा पावर दे दी गई है एनआईए को। क्लियर। अब क्या है कि पूरा डिटेल में पढ़ने की तो आपको ज़रूरत नहीं है, आपके जो अमेंडमेंट्स हुए हैं रिसेंटली जो चल रहा है ट्रेंड उस पर ज़्यादा फोकस करना है। तो अगर रीजंस को देखें या सिग्निफिकेंट डायमेंशंस को देखें तो सबसे पहला रीज़न जो अमेंडमेंट का समझ में आता है वो ये था कि भाई स्पीडी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, प्रोसिक्यूशन ऑफेंसेस का जो है वो फास्टर होना चाहिए, और इंडिया के बाहर भी अगर कोई इस तरीके का क्राइम किया जाता है तो उसके अगेंस्ट एक्शन बहुत तेज़ी से लेना चाहिए। ये इसका बेसिक पर्पस था। इसका दूसरा रीज़न ये था कि नए ऑफेंसेस, नए नए तरीके के ऑफेंसेस जैसे साइबर क्राइम वगैरह है वो भी इंक्लूड होना चाहिए इसके अंदर। और फॉरेन कवरेज वाला जो पॉइंट मैंने यहाँ लिंक किया है वो ये वाले टोटल पार्ट्स हैं जिसकी वजह से ये अमेंडमेंट देखे गए। तो आप देख रहे हो कि कहीं ना कहीं जब मैंने बोला और पावर दे दी गई है या और टीथ जिसे हम बोलेंगे, गिवन मोर टीथ टू द प्रीमियर इंस्टीट्यूट, ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को हम क्या कर रहे हैं और भी ज़्यादा एम्पावर कर रहे हैं। अब कैसे कर रहे हैं, इसमें क्या है कि जो कवरेज है वो इंक्रीज़ कर दी गई है, जैसे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, काउंटरफीट करेंसी है ना, साइबर टेररिज्म है, ऐसे ऑफेंसेस को भी क्या कर दिया गया है, इंटीग्रेट कर दिया गया है, इंक्लूड कर दिया गया है। क्लियर। एंड ऐसा करने के बाद स्पेशल कोर्ट्स बना दिए गए हैं। स्पेशल कोर्ट्स क्या करेंगे, ये जुडिशियल एस्पेक्ट जो है एनआईए एक्ट का, उसमें जो भी जो कोर्ट होगा वो स्पेशल कोर्ट एक तरीके के नई दिल्ली में बैठेगी और वो जजमेंट बहुत तेज़ी से करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो केसेस होंगे बहुत तेज़ी से क्या करेंगे, रैप अप करे जाएंगे। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि ये जो एनआईए का जो ये अमेंडमेंट हुआ है इससे ये सारी चीज़ें पॉजिटिव्स निकल के आती हैं। लेकिन इसका फिर क्या है कि चैलेंजेस भी हैं। तो चैलेंजेस में सबसे पहला चैलेंज आता है भाई कि इंस्टीट्यूशन को अपनी क्रेडिबिलिटी एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी। इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात। और टारगेट नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट को ना, टारगेटेड लोग कुछ ऐसे हैं जो उनके अगेंस्ट बोल रहे हैं, कोई एक्टिविस्ट हैं या कोई लॉयर्स हैं, उसको टारगेटेड इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए कि हम भाई किसी को क्या कर रहे हैं, डाउट में ला करके उसको जो है क्या कर रहे हैं, उसको टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इंस्टीट्यूशन की क्रेडिबिलिटी को खतरा होता है। बट ये एक चैलेंज है। देन डिवॉइड ऑफ टाइमली मैकेनिज्म, इस पॉइंट में हम ये कह सकते हैं कि एनआईए ना स्टेट की जो पुलिस होती है, स्टेट की जो गवर्नमेंट होती है, उसको कहीं ना कहीं कंपेल नहीं करता कि वो टाइमली रिपोर्टिंग करे, जो चीज़ें हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं या जो चीज़ें उनके पास इन्फॉर्मेशन है उसको टाइमली क्या करें, फिक्स्ड इंटरवल पे डिस्कस करें। ऐसा होता नहीं है, तो ये भी अपने आप में एक चैलेंज है। होना चाहिए, एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन नहीं है। लिमिटेशन ऑफ स्कोप की बात करते हैं तो उसमें क्या है कि कुछ स्टेट्स ऐसी हैं कि जो अपोज कर रही हैं इस तरीके के एक्ट के अमेंडमेंट्स को, जो पहले भी अपोज कर रही थी। तो ये छोटा सा पॉइंट है। डिवीजन ऑफ पावर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि सेंटर की एक लिस्ट होती है, उसके अंदर आपका नेशनल सिक्योरिटी आएगा, और एक लिस्ट होती है आपको पता है कंकरेंट लिस्ट, उसके अंदर आपका क्रिमिनल लॉज आ जाएगा। अब इसके तहत क्या करेगी एनआईए, इंस्ट्रक्शंस देगी किसको, स्टेट पुलिस को। और जब वो ऐसा करेगी तो आपको पता है पब्लिक ऑर्डर और पुलिस किसके अंदर आती है, स्टेट लिस्ट में। अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, स्टेट लिस्ट में आती है। अब जब एनआईए स्टेट पुलिस को ऑर्डर दे रही है कुछ काम करने के लिए अंडर दीज लॉज और एक्ट या लिस्ट, तो ये अगेंस्ट जाता है इस पर्टिकुलर लिस्ट के, जिसकी वजह से इंडिया के फेडरल सिस्टम पर ही क्वेश्चन उठ जाता है कि ऐसा सही है या नहीं है, पॉसिबल है या नहीं है, क्योंकि एक यूनियन लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है, एक कंकरेंट लिस्ट है। अब आप देख रहे हो स्टेट लिस्ट में क्या आता है, पब्लिक ऑर्डर आता है, पुलिस आ जाता है, पब्लिक ऑर्डर आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं है, पब्लिक ऑर्डर आ जाता है। तो ये चीज़ क्या है कि ये स्टेट को ध्यान में रखनी है, लेकिन फिर सेंटर उसमें क्यों अपना क्या कर रहा है, इंटरफेरेंस शो कर रहा है, विच इज़ नॉट राइट। तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आप बोल सकते हो, पॉलिटिकल
इंटरफेरेंस, ये नहीं होना चाहिए। देन लिमिटेड स्कोप, जब लिमिटेड स्कोप बोलते हैं तो इसके अंदर ना ये ऑर्गेनाइज्ड वाले जो क्राइम करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वाले, जिसको हम सेपरेटली अलग टॉपिक में करेंगे, ये इंक्लूड नहीं होता। तो ये इंक्लूड होना चाहिए। इसका रीज़न ये है कि कोई भी इंटर स्टेट या इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर कोई क्राइम को हम सॉल्व करने जा रहे हैं, कोई एक कड़ी को जोड़ रहे हैं, तो अल्टीमेटली हमें ऑर्गेनाइज क्राइम भी बीच में कहीं ना कहीं वो उसका पार्ट एंड पार्सल लगता है। बट क्योंकि हमारे लॉ लिमिटेड है तो हम उसको वहाँ पर इस लॉ के तहत क्या कर सकते हैं, पकड़ नहीं पाते। तो उसका परव्यू अगर हम बढ़ा दें तो थोड़ा सा यहाँ पर फ़ायदा हो जाएगा। तो यहाँ पे वे फॉरवर्ड में यही सब बातें हैं जो चैलेंजेस हैं, इन्हीं को आप लिख सकते हैं। एंड एक पॉइंट आप लिख सकते हैं कि भाई टेक्नोलॉजी लेवल पर भी हमें बूस्ट चाहिए, एनआईए को हमें और टेक्नोलॉजिकली एनहेंस करना चाहिए। और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस में आप बोल सकते हो कि भाई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस मिनिमल होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म। ये एक कन्वेंशन है। इस तरीके की कन्वेंशन टेररिज्म के अगेंस्ट इंडिया ने ड्राफ्ट करी थी, प्रपोज करी थी 1996 में यूएन जनरल असेंबली में, लेकिन ये अभी तक अडॉप्ट नहीं हुई है। तो आपको ये समझ में आ गया कि ये कन्वेंशन अडॉप्ट अभी तक नहीं हुई है। ये एक लीगल फ्रेमवर्क बनाता है सभी के सभी सिग्नेटरीज के साथ कि भाई हम मिलकर के डिफ़ाइन करेंगे कि टेररिज्म होता क्या है। हम सब लोग मिलकर के डिसाइड करेंगे कि डाटा शेयरिंग आपस में हो, जो भी फॉरेन ट्रैवलर्स इधर से उधर जा रहे हैं, जो भी इस तरीके की इन्फॉर्मेशन है वो हम आपस में शेयर करें। लेकिन क्या है कि कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं वो नहीं चाहती कि हमारे ये कन्वेंशन पास हो। वो कौन सी कंट्रीज़ हैं, आपको पता चल ही गया होगा कि यूएस या लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ ये नहीं चाहती कि इस तरीके का एक्ट पास हो। यहाँ पर इस तरीके का जो ये कन्वेंशन है, ये कन्वेंशन यूएन में ये बोलता है कि भाई हम किसी तरीके से जो फंडिंग हो रही है ना ऑर्गेनाइजेशंस की, उसको बंद कर दें, आर्म्स के मूवमेंट को बंद कर दें, जो सेफ हेवन्स बने हुए हैं कंट्रीज़ टेररिज्म के लिए, उसको बंद कर दें। तो अब जब हम ऐसा करेंगे तो टेररिज्म कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन यूएस या उसके एलाइज, उसके सोल्जर्स कुछ ऐसा एक्ट करते हैं इंटरनेशनल लेवल पर जो यूएन के मैंडेट के ही अगेंस्ट होता है, तो वो कैसे अलाउ कर देंगे इस कन्वेंशन को पास होना? नहीं तो उनके लिए फिर मैंडेटरी हो जाएगा इन ऑर्गेनाइजेशंस को जो वो अपने फ़ायदे के लिए रन करती हैं, उन्हें भी बंद करना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है इनके लिए। लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ को लगता है कि उनकी तो बात इसमें सुनी नहीं गई है और कंसर्न है कि भाई इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज का क्या होगा, ये तो गलत हो गया। आप किसी को भी पकड़ोगे और पकड़ करके बोलोगे कि भाई ये तो ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और फिर उस पर उसके ऊपर बैन लगा दोगे, उसके ह्यूमन राइट्स वहाँ पे वायलेशन होने के चांसेस हो जाते हैं। देन कुछ ऐसे ग्रुप्स भी हैं जो ये बोलते हैं कि भाई कश्मीर या फ़लस्तीन ऐसे इश्यूज़ को फिर दबा दिया जाएगा, पाकिस्तान पर अटैक होगा, तो वो अपने रीजनल लेवल पर इस चीज़ को सोचते हैं और वो इसको होने नहीं देते। अल्टीमेटली ये है कि ये इस तरीके का स्ट्रक्चर होना चाहिए। ये ईरान के एम्बेसडर का भी कहना है कि कंडेम करने का किसी भी तरीके के एक्ट को कोई फ़ायदा नहीं है, हमें तो CCIT चाहिए, इस तरीके का कन्वेंशन होना चाहिए। अब इसके रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो इंडिया का रोल क्या होना चाहिए? भाई ये तो पास हो नहीं रहा जनरल असेंबली में, इंडिया क्या करे? इंडिया को आइसोलेशन में ही काम करना पड़ेगा और जो भी वो चाहता है इंटरनेशनल फोरम पे हो, उसको पहले अपनी कंट्री में अडॉप्ट करना पड़ेगा। और इस तरीके की कंट्रीज़ के साथ क्या करनी पड़ेगी? डिप्लोमेटिक टॉक्स में उनको कॉन्फिडेंस में लेना होगा, चाहे वो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ हों, चाहे वो UNSC के मेंबर्स हों, OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन हो। इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस के साथ क्या करना पड़ेगा? एक डिप्लोमेटिक लेवल पर डीलिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, डेफिनेशन जो है, डेफिनेशन का जो डिफरेंस है, कुछ कंट्रीज़ कहती हैं कि भाई हमें तो डेफिनेशन ऑफ द टेररिज्म से प्रॉब्लम है, इसको डेफिनेशन को ठीक करो, तो ये ह्यूमन राइट्स का वॉलेशन ना हो, ऐसा उनका कहना है। तो इन डेफिनेशंस के जो कन्फ्लिक्ट हैं उसको रिजॉल्व करना चाहिए, रिजॉल्व कर करके इंडिया को इसको आगे और पुश करना चाहिए। आज तो आपको पता है कि 21 से 23 तक इंडिया क्या है, UNSC का टेम्पररी मेंबर भी है। और फिर सिग्निफिकेंस को भी बताया इंडिया कि इसकी सिग्निफिकेंस कितनी ज़्यादा है। दो इंडिया ऐसा करता है, बट ऑब्वियसली वी नो दैट वी हैव अ वेरी लिमिटेड से इन द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। हमारा से इतना बड़ा नहीं है कि हम परमानेंट मेंबर नहीं है। हम इसको जब तक सबकी सहमति नहीं होगी, जब तक सबका कंसल्टेशन नहीं होगा, हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। ठीक है,
अब आ जाते हैं कि भाई इश्यूज़ क्या हैं। इस तरीके के एंटर टेररिस्ट लेजिस्लेशन रूल्स तो बना दिए जाते हैं, लेकिन इसमें कुछ चैलेंजेस हैं, इश्यूज़ हैं। वो क्या हैं? देखो, सबसे पहला पॉइंट तो ये इनकोहेरेंस एंड मिसयूज़। आप कोई भी इस तरीके का एक्ट बनाते हो तो उसका मिसयूज़ होना शुरू हो जाता है जस्ट बिकॉज कि लैंग्वेज में एक छोटा सा ट्वीक है। कोई उस लैंग्वेज का मिसयूज़ कर करके वहाँ से बच जाता है, कोई उस लैंग्वेज का यूज़ कर करके वहाँ पर उसमें फंस जाता है। ये चीज़ एक तो हमें करेक्ट करनी है कि इसका किसी तरीके से मिसयूज़ ना हो पाए। मिसयूज़ जैसे सर बोलते हैं तो यहाँ पर जैसे टाटा की बात करो या पोटा की बात करो। अब हमें पता है कि ये एक्ट्स अभी जो है क्या है, रिपील कर दिए गए हैं, लेकिन जब ये थे तो वहाँ पर कुछ लोगों को क्या कर दिया जाता था, इसमें फंसा दिया जाता था जस्ट बिकॉज ऑफ मियर सस्पिशन। तो दिस इज़ नॉट राइट, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कॉम्प्लेक्सिटीज़ इन इंडियन फेडरलिज्म, मैंने आपको अभी पिछले स्लाइड में ही बताया किस तरीके से एक यूनियन लिस्ट होती है, एक स्टेट लिस्ट होती है और फिर एक कंकरेंट लिस्ट होती है, और फिर इन्हीं में क्या हो जाता है, आपस में जब भी कोई काम हो तो कॉन्ट्रडिक्शन में हम खुद ही फंस जाते हैं। तो हम इंटरनेशनल लेवल पर कोई टेररिस्ट कन्वेंशन को पास करने की सोचते हैं, उससे पहले हमें क्या करना है, हमें अपनी कंट्री में ही इन प्रॉब्लम्स को क्या करना है, सॉल्व करना है। लेजिस्लेटिव एक गैप है भाई, पोटा अगर आपने 2004 में रिपील कर लिया तो अब यूएपीए में अमेंडमेंट्स आने में आपको 2008 और फिर 2019 लग गए। तो ये तो गलत है ना। 4 साल 5 साल तो बीच में कोई ऐसा लॉ ही नहीं रहा जिसमें कोई एक्टिविटी या क्राइम होती, तो हम किस एक्ट के तहत उसे पकड़ते, फिर हम कोई भी एक्ट ढूंढते। और फिर जो प्रॉब्लम्स हैं वो कुछ स्टेट स्पेसिफिक भी हैं। महाराष्ट्र के अपने इशू हैं, अरुणाचल प्रदेश के अपने इशू हैं। तो हमें कुछ ऐसे भी लेजिस्लेटिव एक्ट्स होने चाहिए, उसमें एक कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए, एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि जो भी स्टेट्स हैं अपने अकॉर्डिंगली कुछ कुछ चेंजेस उसमें कर सकें, ताकि वो स्टेट स्पेसिफिक प्रॉब्लम वहाँ पर सॉल्व हो सके। डन। अब नेक्स्ट है कि हम इवैल्यूएशन करते हैं अपनी एंटी टेररिस्ट एजेंसीज़ का इंडिया के रिस्पेक्ट में, और ये देखते हैं कि किस तरीके से इवॉल्विंग ट्रेंड रहा है काउंटर टेररिज्म में, इंडिया का क्या रिस्पॉन्स रहा है और कैसे कैसे हम कुछ चीज़ें अच्छी कर रहे हैं। जैसे कि भाई हमें सही टाइम पर क्या होता है कि हमें एक रियलाइजेशन होता है कि हमें कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है। एक 26/11 का जो 2008 का एक अटैक होता है, उसके बाद हम नेशनल ग्रिड इंटेलिजेंस बनाते हैं। ये मैंने आपको ऑलरेडी पीछे एक्सप्लेन कर दिया है कि इसका क्या काम है, क्या इंटेलिजेंस ये गैदर करती है। मिलिट्री इनपुट को भी हमने क्या किया, इंक्रीज़ किया है। अब मिलिट्री भी क्या करती है, अपने एंड पर इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करती है। क्लियर। एंड देन आपने यहाँ पे भी देखा कि जो एजेंसीज़ हैं उसमें आपका जो रेवेन्यू इंटेलिजेंस है, आईबी है, रॉ है, देन सीबीआई है, एफआईयू है, डायरेक्ट टैक्सेस की है, या नारकोटिक्स ब्यूरो है, ये सब मिलके क्या कर रही हैं, नेट ग्रिड इंटेलिजेंस में अपना पार्टिसिपेशन कर रही हैं कि क्या इमिग्रेशन डाटा है, रेलवे एयरलाइंस की टिकट है, बैंक अकाउंट है, क्रेडिट कार्ड है, कंपनीज़ के साथ जो भी डाटा उनके पास सेव होता है वो ऑब्वियसली मैंने यह पार्ट ऑलरेडी पीछे एक्सप्लेन कर दिया है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स जो हमारे एनएसजी हो गए, इंडिया ने उसके हब्स बढ़ा दिए हैं। तो मैंने आपको रीजन्स भी बताए थे किस तरह से, कलकत्ता, हैदराबाद, फिर चेन्नई एंड देन मुंबई, यहाँ पर हब्स नए बना दिए गए हैं। और स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश हो रही है कोऑर्डिनेशन की, क्योंकि कोऑर्डिनेशन का एक बहुत बड़ा इशू है जहाँ पर स्टेट जो एजेंसीज़ हैं और स्टेट पुलिस है उसके साथ भी क्या हो, डोमेस्टिक लेवल पर कोऑर्डिनेशन क्या हो, ज़्यादा बेटर हो। एनआईए के लिए हमने यहाँ पर बोला है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाई है जो इस कोऑर्डिनेशन का और भी अच्छे से क्या रखेगी, ध्यान रखेगी। इसके अलावा हमने एक फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट क्रिएट करी है, FIU इंडिया। ये इसका काम क्या है कि ये इन्फॉर्मेशन गैदर करेगी, इन्फॉर्मेशन की एनालिसिस करेगी बहुत अच्छे से, उसको फिर शेयर करेगी बाकियों के साथ, और उसकी एक रेपोजिटरी बनाएगी कि भाई फ्यूचर में अगर रेफरेंस चाहिए हो तो हमारे पास सेव्ड हो वो इन्फॉर्मेशन। एजेंसीज़ के साथ कोऑर्डिनेट करेगी और फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में क्या करेगी, उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करेगी। तो यहाँ पर रिसीव करना इन्फॉर्मेशन को, प्रोसेस करना, एनालाइज करना और फिर डिसेमिनेट करना। टू सस्पेक्ट द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, मेंशन द वर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को हम क्या कर रहे हैं, सस्पेक्ट कर रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये रोल यहाँ पर इस एजेंसी का है, इस यूनिट का है। देन इसी तरीके की दूसरी यूनिट है जहाँ कॉम्बैटिंग फाइनेंसेस ऑफ द टेररिज्म, CFT की बात होती है, कॉम्बैटिंग फाइनेंसिंग ऑफ द टेररिज्म। इसमें क्या होता है कि होम मिनिस्ट्री ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इसने जो है 2011 में इसको बनाया, इस सेल को, और इसका काम भी यही था कि जो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं और स्टेट लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उन दोनों को इंटीग्रेट करे और टैकल करे प्रॉब्लम जो टेरर फंडिंग की है, उसको रोके।
तो फंडिंग से रिलेटेड है यहाँ पर भी है कि भाई किसी तरीके से हम टेररिज्म की फंडिंग को ही रोक दें तो आर्म सप्लाई बंद हो जाएगा, लोगों को जो पैसा जा रहा है वो बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से नए रिक्रूटमेंट्स, न्यू रिक्रूट्स जो हो रहे हैं वो भी बंद हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली पैसा ही अगर काट दोगे, सप्लाई ही काट दोगे, तो टेररिज्म अपने आप कंट्रोल हो सकता है। यूएसए के साथ हमने कोऑर्डिनेशन किया, एफबीआई जो यूएसए की एजेंसी है उसके साथ हमने क्या किया, बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करी है 26/11 अटैक की, और बाद में भी हम रेफरेंस के लिए इनके साथ डाटा शेयरिंग इंटेलिजेंस में भी रोल प्ले कर रहे हैं। ये डाटा ज़्यादातर डील होता है कि भाई पाकिस्तान की तरफ से इंडिया में जो अटैक्स हो रहे हैं और अफगानिस्तान की तरफ से क्या एक प्रोग्रेस है, इस तरीके का डाटा ज़्यादा इंडिया के साथ क्या होता है, थोड़ा शेयर होता है। डीपनिंग कॉपरेशन टू रिफॉर्म द सपोर्ट फॉर द सेंट्रल एंड कोऑर्डिनेशन रोल ऑफ द यूएन। यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं कि हम गैदर कर सकें, किसी भी तरीके का क्या कर सकें, एक सपोर्ट गैदर कर सके थ्रू आउट दी कंट्रीज़ वर्ल्ड लेवल पर, और ग्लोबल काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी बनाए, जिसमें CCIT मैंने आपको ऑलरेडी पीछे एक्सप्लेन कर दिया इस कन्वेंशन के बारे में। ये भी इंडिया ने करा है। तो इंडिया जब भी मौका मिलता है, UN हो, G20 की मीटिंग्स हो, इंडिया हमेशा टेररिज्म को क्या करता है, हमेशा हाईलाइट करता है, उसको वो हमेशा बताता है। ब्रॉडनिंग काउंटर टेररिज्म कॉपरेशन, इसमें आप ये कह सकते हैं कि जो एजेंसीज मैंने बताई, एक तो ये रोल है ही, दूसरा FATF जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स 1989 में बनी थी, ये G7 समिट पेरिस में इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जो टेरर फंडिंग के अगेंस्ट होती है। इंडिया इसका एक एसोसिएट मेंबर है, ये गलती मत करना, इंडिया एक एसोसिएट मेंबर है, पाकिस्तान नहीं है। क्लियर? तो इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स में पाकिस्तान को इंडिया हमेशा पुश करने की कोशिश करता है कि वो ब्लैक लिस्ट में जाए। अभी पाकिस्तान आपको पता है ग्रे लिस्ट में है। अब ये ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट क्या है कि कुछ चेक्स लगाती हैं कंट्रीज़ के ऊपर कि वो टेरर फंडिंग के अगेंस्ट क्या करें, वो कुछ एक्शंस लें। तो अगर वो एक्शन नहीं ले पाती कंट्री तो उसको फिर ब्लैक लिस्ट किया जाता है। तो वो अलग बातें हैं, ठीक है। बाकी आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया ने अपना हॉराइजन इसके अगेंस्ट क्या किया, ब्रॉडन किया है। काउंटरिंग द एक्सट्रीमिस्ट नैरेटिव्स, मतलब ये हो गया कि जो भी प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जा रहा है टेररिज्म के लिए, एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी जो प्रमोट हो रही है, उसको भी काउंटर करने के लिए इंडिया ने ग्लोबल लेवल पर भी इनिशिएटिव्स लिए हैं। देन हम बात करते हैं यूज़ ऑफ UAPA। तो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट में इंडिया ने बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के हैं जिनको टेररिस्ट बताया है, और उनको अमेंडमेंट के बाद उस फोटे के अंदर हम लेकर आए हैं। ये मैंने आपको पीछे बता ही दिया है। जब एक्सट्रीमिस्ट लगा दोगे तो रेडिकलाइजेशन, जैसे मैंने पढ़ाया, इस्लामिक फंडामेंटलिज्म, ये मैंने पढ़ाया, ये सब चीज़ों को आप उसमें इंक्लूड कर देंगे। और जब नैरेटिव लगाएंगे तो कोई भी किसी भी तरीके से प्रोपेगेंडा कर रहा है तो आपको उसको क्या करना है, रोकना है। क्लियर? अब अगर हम इसके क्या देखें, काउंटर टेररिज्म रिस्पांस के कुछ इस तरीके के डिसएडवांटेजेस अगर हम देखें, क्योंकि क्या है ना कि इवैल्यूएशन पे आपका क्वेश्चन बन सकता है जिसमें आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लिखने को आ सकते हैं। तो अगर उसका हम थोड़ा एक नेगेटिव एस्पेक्ट देखें तो ये है कि इंडिया में थोड़ा लैक ऑफ क्लैरिटी होती है। जब लॉ बनता है ना, तो किसी तरीके का लॉ हम क्या करते हैं, एब्रॉड किसी डेवलप्ड कंट्री का कोई लॉ होता है, उसको उठा करके हम अपने इंडियन सोशल कंटेक्स्ट में क्या कर लेते हैं, अमेंड करते हैं और पास कर देते हैं। हम अपनी प्रॉब्लम को कोर रख करके अपना लॉ बनाएं, इस तरीके का हमारी सोच होनी चाहिए। लेकिन जनरली कुछ चीज़ें क्या होती हैं, वो डेवलप्ड कंट्रीज से इम्बाइब्ड होती हैं, विच इज़ समटाइम्स नॉट गिविंग अस मच क्लैरिटी। इंडिया के जो एफर्ट्स हैं काउंटर टेररिज्म के ग्लोबल लेवल पर, वो कोलैबोरेशन के क्या हो रहे हैं, वो बिल्कुल लैक कर जाते हैं। इंडिया का ये कोलैबोरेटिव नेटवर्क काम नहीं करता है, वहाँ पर कंट्रीज़ की तरफ से सपोर्ट नहीं होता है। कभी कभार कुछ राइवलरी कंट्रीज़ हमारी जो कि इस चीज़ को पास नहीं होने देती, ये एक अलग चैलेंज है, इशू है। सेंट्रलाइज काउंटर टेररिज्म रिस्पॉन्स, इसमें क्या होता है कि बहुत सारी कंट्रीज़ होती हैं जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक्सट्रीम पावर्स होती हैं कि वो स्टेट जो उनकी है उसको फेल अगर वो हो जाती है तो उसके बाद उसको टेक ओवर कर ले। लेकिन इंडिया में कुछ इस तरीके का सिस्टम नहीं है, हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल इसके अपोजिट है। इंटेलिजेंस इन्वेस्टिगेशन का मतलब हो गया, ये तीनों पॉइंट एक तरीके की बात करेंगे। ये तीनों पॉइंट, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन या एक्सप्लॉयटेशन ऑफ डाटा, ये तीनों एक ही तरीके की बात करते हैं कि इंडिया में वो कैपेसिटी नहीं है कि अगर डाटा क्रिएट हुआ तो डाटा की प्रॉपर एनालिसिस हो। एनालिसिस करने के लिए जो टैलेंट चाहिए, जो टेक्नोलॉजी चाहिए, वो हम लैक करते हैं। जब हम एनालिसिस नहीं कर पाते तो जो इंटेलिजेंस हम गैदर करते हैं वो प्रॉपर नहीं होती। जब वो प्रॉपर नहीं होती तो हम किसी इंटरनेशनल फोरम पर उसे पुट अप करते हैं
तो वो सीरियसली नहीं लिया जाता। तो यहाँ पर देखो रोल आता है बिग डाटा का, क्योंकि डाटा तो क्रिएट हो रहा है, जनरेट हो रहा है, उस डाटा की एनालिसिस ही तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप डाटा के इंफॉर्मेशन को इंटेलिजेंस में कन्वर्ट करते हो, उस पर फिर डिसीजन लेते हो, फिर एक्शन होता है, एंड देन द वैल्यू इज़ क्रिएटेड। इस तरीके का सिस्टम हम ओवरऑल कहीं ना कहीं लैक करते हैं। नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नहीं है डाटा के रिस्पेक्ट में, जो भी किसी भी तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वहाँ हम लैक करते हैं। हमारे पास एविडेंसेस इतने शार्प नहीं होते कि किसी को भी हम क्या कर सकें, कन्वेक्शन करें और उसको कन्वेक्शन रेट हमारा इंक्रीज़ हो। तो हमें क्या है, एविडेंस लेवल पर हम वहाँ पर इंटरनेशनल फोरम्स पर लैक कर जाते हैं। लीगल रोल में आपको यही बताया जा रहा है कि किस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, जो उनका डिवीज़न है पावर का कॉन्स्टिट्यूशन लेवल पर, वो कॉन्स्टिट्यूशन लेवल पर यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट इंडिया में हिंड्रेंस प्रोवाइड करता है कि जो भी सेंटर बोलती है स्टेट को, वो मोस्टली कैसा होता है, एडवाइजरी नेचर का होता है। अब देखो सरकार सेम है सेंटर स्टेट की, तो टेंशन ही नहीं। लेकिन वहीं अगर स्टेट की सरकार क्या हो गई, सेंटर से अपोजिट हो गई, तो बस उस स्टेट पे तुम समझ जाओ बस अब क्या होने वाला है। तो इंडिया में क्या है, ये एडवाइजरी नेचर में, ये इस तरह से सुप्रीम पावर सेंटर को नहीं है, तो फिर हम कहीं ना कहीं इस तरीके के लीगल पचड़ों में पड़ जाते हैं, जहाँ पर हम जो करना चाहते हैं फिर हम वो नहीं कर पाते एंड लैक कर जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि कंसर्न्स क्या हैं जो एग्जिस्टिंग इंटेलिजेंस नेटवर्क हमारा है। तो उसमें क्या है कि देखो स्पेशलिस्ट और टेक्निकल स्किल्स वाले लोग क्या हैं, वो मिसिंग हैं। अब अगर हमें कुछ इंटेलिजेंस गैदर हुई है, उसकी एनालिसिस करनी है, तो वहाँ पर वो टेक्नोलॉजी को टैकल करने वाले लोग और वो स्किल टैलेंट पूल हमारे पास कहीं ना कहीं लैक करता है। इसका जो एक रीज़न है वो हमारा खुद का एजुकेशन सिस्टम है, जो कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी को क्या करता है, जो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी को इतना इंक्रीज़ नहीं करता, और रट्टाफिकेशन टाइप ऑफ एजुकेशन सिस्टम है हमारा। दो हम उसको क्या कर रहे हैं, चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, बट जो हमारा रिक्रूटमेंट है, जो रिक्रूटमेंट सिस्टम भी है इन एजेंसीज़ में अंदर आने का, वो भी कहीं ना कहीं क्या हो जाता है कि इस प्रॉब्लम को, जो हमारी टेक्नोलॉजिकल स्किल्स है, उसको भी सॉल्व करने में कहीं ना कहीं सक्षम नहीं होता। और फिर हमें क्या करना पड़ता है, इसके लिए हमें कुछ प्राइवेट प्लेयर्स को इन्वॉल्व करना पड़ता है अपने इस काम को करवाने के लिए। तो ये एक सबसे बड़ा लूप होल है। तो ये एक अपने आप में सबसे बड़ा एक कंसर्न है। डाटाबेस की प्रॉब्लम है। डाटाबेस की प्रॉब्लम मतलब आप अपने डाटाबेस को कहाँ रखोगे, अपनी किस जगह पर उसको स्टोर करोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि 5 चैलेंजेस आते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट में। एक तो उसकी सिक्योरिटी, इतना वॉल्यूम उसका ज़्यादा है कि उसे वो बढ़ता ही जा रहा है वॉल्यूम, उसको स्टोर भी करना है। और डिसेंट्रलाइज्ड डाटा मैनेजमेंट, क्योंकि डाटा क्या हो रहा है कि उसको हम सेंट्रलाइज रखेंगे, तो ये भी एक इशू है कि डाटा कैसा होता है, डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। सबके पास होगा तो फिर उसमें करप्शन का स्कोप कम हो जाता है। अब इसका एग्जांपल लें तो नेट ग्रिड आपने अभी पढ़ लिया है ना, तो नेट ग्रिड के भी तो अपने लिए चैलेंज हो गया ना कि वो डाटा शेयरिंग जो है वो कहीं ना कहीं सेंटर और एक तो स्टेट के बीच में नहीं कर पा रहा, क्योंकि स्टेट एजेंसीज तो उसका रोल ही पार्टिसिपेंट ही नहीं है। दूसरा, अगर वो इन प्रॉब्लम्स के ऊपर जाए तो इन प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने के लिए उसको क्या चाहिए, एक्सेस चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर की, मनी की, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए टैलेंट पूल की ज़रूरत है। वो सब कहीं ना कहीं ये ओवरलैपिंग पॉइंट्स ही हैं जो कहीं ना कहीं एज अ होल कंसर्न बन के हमारे सामने आते हैं। शॉर्टेज ऑफ पर्सनल तो मैंने आपको बता ही दिया कि ट्रेन पर्सनल हमारे पास कम है, और फिर उनका क्या हो जाता है, जब किसी भी इस तरीके के इवेंट में जब हम अपफ्रंट होते हैं टेररिस्ट के सामने, तब वहाँ पर निकल के आता है कि हम कहीं ना कहीं लैग कर गए, हमारी ट्रेनिंग में हम लैग कर गए, या हम किसी तरीके से उस पॉइंट को, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कैपेबल नहीं रहे। इंटरनल आर्म्ड कन्फ्लिक्ट्स, हमारी कंट्री में क्या होता है कि इंटरनली भी बहुत सारे कन्फ्लिक्ट चलते हैं भाई। नागा इंसर्जेंसी मैंने आपको बताई, कश्मीर मिलिटेंसी बताई, इन सबको भी तो हमें कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस इस्टेब्लिशमेंट इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि हम उसे फुलफिल कर सकें, वो भी हम क्या कर रहे हैं, लैक कर रहे हैं। देन आपका जो फेलियर ऑफ ट्रेडिशनल इंटेलिजेंस है, फेलियर ऑफ ट्रेडिशनल इंटेलिजेंस मतलब लेट अस सपोज आपके कम्युनल राइट्स होते हैं, यूपी में मुजफ्फरनगर में कम्युनल राइट्स होते हैं, और उसको भी तो रोक नहीं पा रही ना लोकल पुलिस। तो अगर आपके ट्रेडिशनल इंटेलिजेंस जो है भाई, लोकल लोगों पे आप डिपेंडेंट हो, आप ट्रेडिशनल तरीके से चलते हो, आप टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करते, तो वहाँ भी तो हम इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हैं। क्लियर। पार्लियामेंट्री लेवल पर अगर हम देखें तो वहाँ पर ये एनफोर्स करे अकाउंटेबिलिटी ऑन द इंटेलिजेंस एजेंसी, ऐसा लॉ नहीं है भाई। इंटेलिजेंस एजेंसी है वो बात सही है, लेकिन उनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी का जो बर्डन है वो इतना नहीं है, और कोई भी लॉ या एक्ट इस तरीके से नहीं बताता है।
तो ये भी एक इशू लेकर आता है कि भाई कहीं ना कहीं एक कंसर्न क्रिएट करता है, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी तो फिर काम भी उस तरीके का नहीं होगा। और क्रेडिबिलिटी ऑफ द डाटा, हमारा जो डाटा गैदर भी होता है फिर वो कितना ट्रू है, कितना फॉल्स है, कहीं वो एक फॉल्स अलार्म तो नहीं है, होक्स कॉल तो नहीं है। इस तरीके के प्रॉब्लम भी हमें दिखती हैं, जिसमें हमें एक एग्जांपल पठानकोट एयरबेस अटैक का आता है। ठीक है, तो क्रेडिबिलिटी ऑफ द डाटा बहुत होनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका डाटा अच्छा नहीं है तो फिर आप उस पर एक्शन भी उसके अकॉर्डिंगली नहीं ले पाएंगे। और नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी, हमारी जो पॉलिसी है कि भाई हम इतने समय में 5 लाख प्रोफेशनल्स को ट्रेन करेंगे। अब टैलेंट पूल क्रिएट करने के लिए जो पैसा खर्च करना है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है वो तो करना पड़ेगा ना। तो पॉलिसी अच्छी है, लेकिन पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन हो, वहाँ पर कोई इश्यूज़ अगर आते हैं तो हमारा वो कंसर्न बनकर सामने आ जाता है। डिफरेंट मैंडेट, अब डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सभी ऑर्गेनाइजेशंस का अपना काम करने का तरीका है। एक एग्जांपल लो तो रॉ है और आईबी है, ये दोनों ही एक तरीके से काम कर रहे हैं और दोनों ही स्मगलिंग के केसेस लेटर सपोज हैंडल कर रहे हैं, तो दोनों के मैंडेट अलग है, तरीका अलग है। नेट ग्रेड जो इंटेलिजेंस शेयरिंग का जो ऑप्शन है वो बहुत अच्छा है, लेकिन स्टिल अगर एक ही चीज़ के लिए हम डिफरेंट एजेंसीज़ को रखेंगे तो वो प्रॉब्लम्स तो क्रिएट करेगा ही। वी शुड बाइफरकेट कि किसकी क्या ड्यूटी है और वो स्पेसिफिक उस पर्टिकुलर रोल के लिए सूटेबल होना चाहिए। क्लियर। इंटेलिजेंस कलेक्शन में भी कहीं ना कहीं हम चूक कर जाते हैं, क्योंकि क्लियर कट क्या होता है कि इंटेलिजेंस कलेक्शन हमारी कहीं ना कहीं मिस हो जाती है, कलेक्शन प्रॉपर नहीं हो पाती, जिसकी वजह से कि वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हमारे हाथ से निकल जाती है। और रिफॉर्म्स, हमारे को रिफॉर्म्स चाहिए अपने इस सिस्टम में, हम करते हैं टाइम टू टाइम करते हैं, ऐसा नहीं है हम नहीं करते, लेकिन उसके लिए भी ना एक पॉलिटिकल विल होनी बहुत ज़रूरी है। पॉलिटिकल विल रहेगी, पॉलिटिकल अटेंशन उस चीज़ को मिलेगी, तब वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से सामने आएगी। अब ये 2019 में आप देखो इसका अमेंडमेंट होता है UAPA का, जो कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था। इस तरीके की चीज़ें क्या है कि धीरे धीरे टाइम टेकिंग प्रोसेस है, और इस प्रोसेस में जो एडवांटेज है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस उठा लेती हैं। ठीक है, अब अगर हम देखें कि भाई फेलियर हो रहा है इंटेलिजेंस एजेंसीज का, नेटवर्क्स का, ऐसा क्यों हो रहा है, तो सर्विलेंस प्रॉपर नहीं है ना, कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं है, ये सब पॉइंट्स पीछे बता दिए गए हैं। बस इनको मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके माइंड में एकदम फिट हो जाए, एग्जाम में जब मेंस में लिखे तो आपको पॉइंट सोचना ना पड़े, एक के बाद एक आप लिखते चले जाएं। हेरार्कियल कन्फ्यूजन होगी, भाई PM ऑफिस से कोई इन्फॉर्मेशन आएगी, वो बोलेंगे कि इस तरीके से इसको करना है, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज कुछ बात कहेंगी, डिफेंस कुछ कहेगा, होम अफेयर्स कुछ कहता है। अगर ये गाइडलाइंस चेंज होती रहेंगी टाइम टू टाइम तो एक कन्फ्यूजन का माहौल क्रिएट होगा, अगेन इसमें लूप होल ढूंढ लेगा टेररिस्ट। इंटीग्रेशन होना चाहिए, हमारी फोर्सेस का इंटीग्रेशन होना चाहिए, एक ब्रिज क्रिएट होना चाहिए। अगर ये स्टेट और सेंटर के बीच में एक ब्रिज क्रिएटेड होता तो हम मुंबई अटैक्स की इन्फॉर्मेशन को पहले से ही क्या करते, उसको इंटेलिजेंस को हम स्ट्रॉन्ग रखते, इस इन्फॉर्मेशन को हम पहले ही एक्वायर कर लेते, या तो इंसिडेंट्स हम रोकने में कामयाब हो जाते, या एटलीस्ट इसका मैग्नीट्यूड इतना नहीं होता। डिबेट नहीं होती है, कोई लॉ पास होता है, कोई एक्ट बनता है तो उसकी पब्लिक फोरम पर डिबेट होनी चाहिए, उसकी लेजिस्लेचर में भी डिबेट होनी चाहिए। इंस्टीट्यूशन में ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ कहीं ना कहीं कम हो रही हैं। अकाउंटेबिलिटी, एक ग्रुप कहता है कि, एक एजेंसी कहती है, IB कहती है कि हमने तो ये किया लेकिन पुलिस ने ये नहीं किया, पुलिस कहती है कि हमने तो ये किया पर हमने इन्फॉर्मेशन जो है NIA को दी थी, NIA ने नहीं किया, NIA बोलती है कि हमें तो ये इन्फॉर्मेशन बाद में मिली, जब तक हम पहुँचे ये हो गया। आप क्या कर रहे हो, पॉइंटिंग द फिंगर्स ऑन ईच एंड एवरीवन, आप एक दूसरे पर फिंगर कर रहे हो, पॉइंट कर रहे हो, और फिर अल्टीमेटली जो होना था वो तो हो ही गया। इसमें आती है आपकी सेकंड ARC रिकमेंडेशंस कि सेकंड ARC रिकमेंडेशंस क्या हैं। ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिकमेंडेशंस होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं कोट करने के लिए। सबसे पहला इसमें आता है भाई टेररिज्म की एक डेफिनेशन होनी चाहिए। इसमें जो भी क्रिमिनल एक्ट्स हैं वो क्रिमिनल एक्ट क्लियरली डिफाइन होने चाहिए कि टेररिज्म किस नेचर का है, इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन होनी चाहिए। देन नीड फॉर कॉम्प्रिहेंसिव एंटी टेररिस्ट लेजिस्लेशन, लॉ इस तरीके का होना चाहिए कि वो फ्रेमवर्क, लीगल फ्रेमवर्क क्रिएट करे कि किसी भी तरीके का अगर टेररिस्ट एक्ट होता है तो उसमें एडिक्वेट सेफगार्ड क्या है कि वो मिसयूज़ ना हो। ठीक है, मिसयूज़ उसका नहीं हो पाए। और दूसरा ये भी कहता है कि लीगल प्रोविज़न जो हमारा नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है 1980 का, इसके अंदर एक सेपरेट चैप्टर डाला जा सकता है टेररिज्म का। ठीक है, देन कन्फेशन बिफोर द पुलिस। अब क्या है कि पुलिस के सामने कन्फेशन होता है ना, उसको लीगल कोर्ट में
एडमिसिबल नहीं होता। तो यहाँ पे ये कहता है कि ये एडमिसिबल होना चाहिए, लेकिन उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है पुलिस रिफॉर्म्स की। अगर पुलिस रिफॉर्म्स नहीं होते हैं तो फिर ये सही नहीं है, क्योंकि पुलिस तो फिर क्या करेगी, ह्यूमन राइट्स का वॉल्यूशन होगा और वहाँ पर कन्फेशन करा लेगी और फिर वो जज के सामने पेश हो जाएगा, और अगर आपने इसको एडमिसिबल कर दिया तो फिर तो जो गिल्टी नहीं भी होगा, जो इनोसेंट होगा, वो भी उसको पनिशमेंट मिल जाएगी। तो दिस इज़ नॉट एडवाइजेबल। बट हमें अगर पुलिस रिफॉर्म्स हम लेकर आते हैं और इस बात का ध्यान रखते हैं तो फिर हम इसको कन्फेशन एडमिसिबल कर सकते हैं। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होने चाहिए। इन जो भी इस तरीके के इवेंट्स होते हैं, यहाँ पर किसी को पकड़ा जाता है, किसी को कन्विक्ट करना होता है, तो वहाँ पे केसेस बहुत ही फास्ट लेवल पर सॉल्व होने चाहिए, और फास्ट ट्रैक कोर्ट होगा तो उसकी वजह से पब्लिक के अंदर भी फेथ आएगा और उन लोगों के अंदर भी एक डर आता है जो इस तरीके की टेररिस्ट एक्टिविटी करते हैं। फेडरल एजेंसी टू इन्वेस्टिगेट टेररिस्ट और ऑफेंसेस, इसका मतलब ये हो गया कि ये कहना चाहता है कि एक स्पेशल डिवीज़न क्रिएट करो, स्पेशल डिवीज़न क्रिएट करो CBI की, जो टेरर ऑफेंसेस हैं सिर्फ उनको डील करे। तो एक फेडरल एजेंसी होनी चाहिए जो टेररिस्ट ऑफेंसेस को डील करे, जिसमें CBI की एक स्पेशल डिवीज़न बननी चाहिए। अब देखो हमारे पास ना ऑलरेडी बहुत सारी एजेंसीज़ हैं, तो उस केस में कोई और एजेंसी को इस तरीके की पावर देना सही नहीं है। जो एजेंसीज़ हमारे पास ऑलरेडी हैं उन एजेंसीज़ को ही अगर हम क्या करें, उनको एम्पावर करें और उनकी फंक्शनिंग, उनके मैंडेट को थोड़ा सा और ट्रांसपेरेंट या फिर और ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर बनाएं, इफ़ेक्टिव बनाएं, और टेक्नोलॉजी से उसको क्या करें, टेक्नोलॉजी से बूस्ट करें, तो विच इज़ मच मोर बेटर सॉल्यूशन देन क्रिएटिंग वन मोर डिवीजन। देन it's fine, it's the recommendation of the ARC, so you can obviously use it. Measures against the financing of the terrorism, जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उसको बूस्ट करा जाए और भी ज़्यादा, उसमें अमेंडमेंट्स भी हुए हैं इनफैक्ट अभी। तो मनी लॉन्ड्रिंग टॉपिक हम सेपरेटली डील करेंगे, डोंट वरी, हम बिल्कुल पढ़ेंगे इसको अलग से। और जो हमारा मैंने अभी बताया FIU फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट जो इंडिया की है, उसमें भी हम क्या करें कि उसके कवरेज को एक्सटेंड करें। अगर उसमें हम रियल एस्टेट को भी एक्सटेंड कर दें, ऐसा ARC रिपोर्ट ने कहा है कि उससे हमें ज़्यादा ऑर्गेनाइज क्राइम और इस तरीके के जो प्रॉब्लम्स हैं जो इंटीग्रेटेड हैं उसके बारे में और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। टेररिज्म को हमें काउंटर करना है एजुकेशन से। एजुकेशन में स्कूल एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। NCERT ने एनकरेज करने की कोशिश करी है कि NGO के साथ मिल करके या वॉलंटरी एजेंसीज़ के साथ मिल करके स्कूल में पीस के बारे में या कंट्री विद इन द कंट्री पीस कैसी होनी चाहिए, बच्चों के अंदर पहले से ही क्या करे, इनकलकेट करे एक फ्रीडम ऑफ बीइंग इंडियन, अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, और टेररिज्म के बारे में थोड़ा बताए, तो वो एक बहुत ही अच्छा रहेगा कि बचपन से बच्चों को ये बात पता होगी तो वो रेडिकलाइज फ्यूचर में नहीं होंगे। टैपिंग द मीडियाज़ पोटेंशियल, मीडिया एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले कर सकता है जहां वो सोसाइटी में अवेयरनेस क्रिएट कर सकता है, सोसाइटी को एजुकेट कर सकता है। सो ये वाला पार्ट मीडिया अगर इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह ले तो ये बहुत ज़्यादा पब्लिक डिसऑर्डर होने से चीज़ों को रोक सकता है, टेररिस्ट वायलेंस को भी पर्टिकुलरली ये रोक सकता है। सिटीजन्स का तो रोल है ही, सिविल सोसाइटीज़ का, NGO का बहुत बड़ा रोल है। किस तरीके से ये ग्राउंड लेवल पर ये देख सकते हैं कि अगर कहीं कोई परेशान है या वो उसकी टेंडेंसी हो रही है कि वो रेडिकलाइज हो रहा है या वो किसी तरीके के ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन करने का पोटेंशियल रख रहा है क्योंकि वो वल्नरेबल है, तो वहाँ पर सिविल सोसाइटी अगर उसको हेल्प करती है तो वो गलत रास्ते पर नहीं जाएगा। हमारे एक अंदर एक सिस्टम में एक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए और इस तरीके की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए जो डेवलपमेंट को शो करे। लोगों का डिस्प्लेसमेंट अगर होता है तो उनका रिहैबिलिटेशन प्रॉपर होना चाहिए। फिर कहीं ह्यूमन राइट्स वॉयलेशन, कोशिश यही होनी चाहिए कि मिनिमम से मिनिमम हो। इनफैक्ट कुछ आफ्सपा जैसे जो रूल लगे हुए हैं बहुत सी स्टेट्स में जो एक टेंशन क्रिएट करते हैं, वो भी हम क्या कर सकते हैं, इन रूल्स को डिस्ट्रिक्ट वाइज या हम इस तरीके का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं कि इनको कुछ टाइम के लिए हटाया जाए, जब सिचुएशन बहुत ग्रेव हो तभी लगाया जाए। एंड देन ऑल दीज थिंग्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर काउंटरिंग द टेररिज्म। तो सिविल सोसाइटी का ये आप फ्लो चार्ट यूज़ कर सकते हैं बहुत अच्छे से अपने एग्ज़ाम में। नरेंद्र मोदी जी की इस बात से हम इस लेक्चर को ख़त्म करेंगे कि वर्ल्ड हैज़ टू रियलाइज़ कि टेररिज्म जो है वो कभी भी कहीं भी किसी भी जगह किसी को भी हिट कर सकता है और ये पूरे वर्ल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करे और यूनाइट होकर के टेररिज्म के अगेंस्ट लड़े। ठीक है फ्रेंड्स, सो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। यहाँ हमारा टॉपिक टेररिज्म फिनिश होता है। थैंक यू सो मच।